वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम इस ME 309 का हमारा जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये बेस रहेगा मशीनिंग टाइम के ऊपर, और सब्जेक्ट हमारा जो है वो एस्टिमेशन से जुड़ा हुआ है। तो मशीनिंग टाइम में जब आपको एस्टिमेशन का डेटा चाहिए होगा तो किस तरीके से आप कैलकुलेशंस करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस होगा पूरे सिस्टम का, कौन कौन से फार्मूले हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सबसे पहले जो एनालिसिस करेंगे उसमें बात करेंगे लेथ ऑपरेशंस की, लेकिन उससे पहले और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो मशीनिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले इसकी बात करें हम। तो मशीनिंग का मतलब है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ मटेरियल। ये कम अमाउंट का भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट का भी हो सकता है। कम अमाउंट हो तो हम सीधी सीधी किसकी बात कर रहे हैं, फिनिशिंग की बात कर रहे हैं। और फिनिशिंग का भी हम यहाँ पर ग्राइंडिंग के जिसे कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर रिमूवल ऑफ मटेरियल कम रहता है, लेकिन जब हम शेपिंग और प्लेनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा मटेरियल रिमूवल ज़्यादा होगा। लेकिन बात हो गई मशीनिंग की, रिमूवल ऑफ मटेरियल की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम आगे बढ़े। सबसे पहले तो मशीन शॉप ऑपरेशन। मशीन शॉप्स में बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं मशीन शॉप में, और उसमें से लेथ के जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स? टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग और चैम्फरिंग। ये बेसिक मेरे लेथ की ऑपरेशंस है जो मैं लेथ मशीन पर परफॉर्म करता हूँ। इसमें से ड्रिलिंग मशीन पर भी परफॉर्म की जाएगी, तो लेथ पर भी की जा सकती है। टेल स्टोक के ऊपर अगर मैं टूल लगा दूं तो वहां से भी ये संभव है, लेकिन ड्रिलिंग मशीन पर भी ये की जा सकती है। तो दोनों तरीके से हम इसे कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा और मशीनिंग शॉप के अंदर कौन कौन सी कंसिडर की जाएगी? मिलिंग कंसिडर की जाएगी, ग्राइंडिंग कंसिडर की जाएगी और शेपिंग कंसिडर की जाएगी। तो ये सारा का सारा जितने तरीके के हमारे ऑपरेशंस हैं, बेसिकली सारे में जैसे नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा, और इसमें से बेसिक सेकंड ईयर में तुम पढ़ भी चुके हो। जो लेथ वाले ऑपरेशंस हैं ये सारे तो तुम पढ़ चुके हो, शेपिंग भी पढ़ चुके हो, ग्राइंडिंग भी शायद आ चुका है तुम्हारा, मिलिंग ये इस साल आएगा थर्ड ईयर के अंदर पूरा का पूरा एनालिसिस। तो जब आप मशीनिंग टाइम के बारे में या मशीन शॉप के एस्टिमेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है किसका? मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन का। तो मशीनिंग के लिए, मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन के लिए ऑपरेटर जो समय ले रहा है जॉब पर मेटल रिमूवल के लिए, बेसिकली वो आपको ऑपरेशन टाइम कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, तो जब आप मशीनिंग टाइम या ऑपरेशन टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपको कौन कौन से टाइम कंसिडरेशंस को कंसिडर करना पड़ेगा, या वो जब मशीनिंग परफॉर्म करेगा तो वो मशीनिंग से पहले, बाद में, उसके साथ साथ कौन कौन से काम वो ऑपरेटर वहां पर परफॉर्म करेगा। इन सब चीजों के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी लेनी। तो देखो कौन कौन से काम करेगा ऑपरेटर? सेटिंग अप द जॉब, टूल या कटर। हमें बड़ी आसानी से ये बात समझ में आती है कि जब आपको मशीनिंग करनी है तो आपको जॉब को सेट करना होगा, जिस टूल और कटर से आपको काम करना है उनको भी आपको सेट करना होगा, वर्किंग पोजीशंस में लाना होगा, उनका अलाइनमेंट चेक करना होगा, और कौन से टूल या कटर की रिक्वायरमेंट है उसको सेट करना होगा वहां पर। ये काम करने के साथ सेटिंग अप द मशीन। सेटिंग अप द मशीन से मतलब है कि मशीन अलग अलग मोड पर चलती है। कभी हम हाई स्पीड पर चला रहे हैं, कहीं लो स्पीड पर चला रहे हैं, कहीं थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, कहीं टर्निंग कर रहे हैं, कहीं टेपर टर्निंग कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के जॉब्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें हमारी मशीन की सेटिंग्स में भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो काम भी ऑपरेटर को वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। बात आसानी से समझ में आ रही होगी यहाँ पर। आगे हम तीसरी बात करें, इंस्पेक्शन ऑफ जॉब। तो ये जो इंस्पेक्शन ऑफ जॉब है ये भी काम ऑपरेटर को, जब वो ऑपरेशन टाइम के ड्यूरेशन में मशीनिंग ऑपरेशन कर रहा है वहां पर साथ साथ उसे करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम कहें हमारी CNC मशीन है तो CNC मशीन में एक बार आप पैरामीटर सेट कर दें और प्रोग्राम उसके अंदर लोड कर दे मशीन के अंदर, तो वो मशीन शुरू से लेकर आखिर तक का काम अपने आप ऑटोमेटिकली कर देती है। बट यही बात अगर मेरी कन्वेंशनल मशीन की हो, तो कन्वेंशनल मशीन के केस में जब हम कहें, सपोज करें, हम एक एग्जांपल
एग्जाम्पल लेते हैं टर्निंग का, हमें डायमीटर दिया हुआ है जॉब का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की जॉब को हमने वहां पर लगा दिया। अब इसे आपको 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसे 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगातार मेजरमेंट लेने होंगे। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जब आप उसे फिनिश कर दें, कंप्लीट कर दें, हो जाए 8.2 सेंटीमीटर या हो सकता है 7.8 सेंटीमीटर ही हो जाए। तो इसलिए आपको इंटरमिटेंट इंस्पेक्शन बीच बीच में करने होते हैं जब आप इस तरीके का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। चौथी हमारी बात हुई क्या है स्टूडेंट्स, फटीग अलाउंस के बारे में। तो फटीग अलाउंस क्या है? फटीग किसे कहते हैं? थकान के बारे में, थकान को कहते हैं फटीग। तो इसका मतलब ये हो गया एक ही तरीके का नेचर का जॉब यदि ऑपरेटर बार बार सुबह से लेकर शाम तक करता रहे तो वो मोनोटोनस हो जाता है, उसके उस जॉब को परफॉर्म करने में उसे थकान होने लगती है। चाहे वो जॉब सिंपल है, बिल्कुल शुरू से लेकर शाम तक वो उसी को बना रहा है, लगातार बना रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां पर उसको थकान होती है। तो थकान के लिए उसे कुछ ब्रेक बीच में लेना होता है। तो इस तरीके का जो अलाउंस है उसे हम फटीग अलाउंस कहते हैं। तो ये भी समय हमें वहां पर ऑपरेशन टाइम के बाद कंसिडर करने होंगे। टूल चेंजिंग एंड शार्पनिंग टाइम, बिल्कुल नाम से ही आपको समझ में आ रही होगी, ये बिल्कुल आसान सी बात है कि जब आप किसी मशीन पर कोई काम करेंगे, कोई परफॉर्म करेंगे, जॉब बनाएंगे कोई, तो आपको टूल जो लगाओगे, हो सकता है कि जब आप टर्निंग कर रहे हो तो टर्निंग का टूल है, टर्निंग के टूल के साथ आपको थ्रेडिंग करनी हो तो आपको टूल भी चेंज करना होगा। शार्पनिंग टाइम, टूल चलते चलते खराब भी हो सकता है, घिस सकता है, उसकी एज खराब हो सकती है, तो आपको उसे शार्प करना होगा। तो टूल चेंजिंग और शार्पनिंग टाइम। मशीन क्लीनिंग एंड सर्विसिंग टाइम, ये टाइम भी वहां पर साथ के साथ चलेगा, क्योंकि जब आप टर्निंग कर रहे होंगे, टेपर टर्निंग या किसी भी तरीके के लेथ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे लगातार, तो आपको वहां पर मशीनिंग, जो मशीन आपकी जो है वो क्लीन करनी होगी। और अगर बीच में कोई सर्विसिंग की जरूरत पड़ जाए तो वो सर्विसिंग का समय भी वहां पर कंसिडर करना होगा। पर्सनल अलाउंस, यदि कोई पर्सनल नीड अराइज हो जाती है इन ड्यूरेशन ऑफ दी ऑपरेशन, तो वो पर्सनल अलाउंस या पर्सनल कार्य करने के लिए भी आपको समय देना होगा। पर्सनल नीड्स किसी भी तरीके की हो सकती है, प्यास लग सकती है, हो सकता है कोई चलते चलते कोई समस्या क्रिएट हो जाए, तो किसी भी तरीके की पर्सनल यदि आपकी समय के बारे में आपको वहां पर समय सारा का सारा कंसिडरेशन रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पर बनता है इस सब्जेक्ट में, इस लेसन के अंदर, वो है कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो ये बिल्कुल बेसिक पैरामीटर्स होंगे हमारे लिए, ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में और बहुत सारी जगह पर लगातार पढ़े। कटिंग स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है कि कितनी दूरी चल गया हमारा टूल यूनिट समय में विद रेफरेंस टू टाइम। और यदि मैं लेथ की बात कर रहा हूँ तो कटिंग स्पीड को हम कंसिडर कर लेते हैं विद रेफरेंस टू अवर टूल। वो टूल जो हमारा रोटेटिंग पार्ट है उसके रेफरेंस में हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कटिंग स्पीड का। डी डायमीटर ऑफ जॉब मैंने मान लिया, एन स्पीड इन आरपीएम और एस कटिंग स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टूल पॉइंट इन 1 मिनट। ये डिस्टेंस तो कौन ट्रेवल कर रहा है? टूल। और उधर घूम रहा है कौन सा? हमारा जॉब। जॉब तो हमारा रखा हुआ है और जॉब हमारा घूम रहा है और टूल हमारा लीनियर मूवमेंट कर रहा है। तो टूल के लीनियर मूवमेंट के लिए जॉब की जो स्पीड है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो डिस्टेंस अगर मैं निकालूं 1 मिनट में कितनी ट्रेवल की टूल ने, तो कितना आ गया? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन जब वो जॉब घूम जाए तो टूल कितना चला, मल्टीप्लाइड बाय रिवॉल्यूशन परफॉर्म इन 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हमारी यहाँ पर हो गई। कटिंग स्पीड जो बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा पाई डी एन, या हम कहें ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई वी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बिल्कुल बेसिक फार्मूला जो हमारा होता है। और इस यूनिट हमारी यहाँ पर ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट्स, मीटर पर मिनट में हमें कंसीडर करनी है। ठीक है, तो इसमें हम जब बात करते हैं आगे, तो ये जो हम कटिंग स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम में आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट तीनों का क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा 5 नंबर का। तो 5 नंबर में यदि आप खाली डेफिनेशन और फार्मूला लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स वहां पर मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे
इसमें हमें ज्यादा नंबर गेन करने के लिए सारे के सारे बेसिक्स बताने होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आपकी स्पीड डिपेंड कर रही है? सबसे पहली बात तो मटेरियल की क्वालिटी और टूल की क्वालिटी। टूल या मटेरियल कौन ज्यादा हार्ड है, तो हमने सबसे पहला लिखा है हार्ड मटेरियल रिक्वायर्स ए लोअर कटिंग स्पीड। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यदि मेरा टूल जो है वो मटेरियल के मुकाबले में हार्ड कम है तो इसका मतलब मेरे टूल की स्पीड, कटिंग स्पीड जो है वो लो रहेगी हार्ड मटेरियल के अगेंस्ट में। ठीक है, हाई स्पीड टूल्स, अब हमने कह दिया टूल जो है वो हाई स्पीड मटेरियल्स के बने हुए हैं या स्पेशल कटिंग अलॉयज के बने हुए हैं और उसके मुकाबले में मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया अब यहाँ पर स्पीड जो है वो हाई कंसिडर की जा सकती है। यदि मैं कहूँ डेप्थ ऑफ कट और फीड के रेफरेंस में किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, तो यदि डेप्थ ऑफ कट और फीड ज्यादा होगी तो मेरी कटिंग स्पीड कम होगी, और इसे मैं उल्टा कह दूं कि डेप्थ ऑफ कट भी कम है और फीड भी कम है तो मेरी कटिंग स्पीड को मैं इंक्रीज कर सकता हूं। तो ये वो पैरामीटर्स हमारे बन जाते हैं जो ये तय करते हैं कि कटिंग स्पीड विद रेफरेंस टू मटेरियल, विद रेफरेंस टू टूल कंडीशंस, विद रेफरेंस टू जॉब कंडीशंस किस तरीके से वेरी करेगी। सबसे आखिरी चीज हमने लिखी है कटिंग फ्लूइड्स। तो यदि मैं फ्लूइड्स काम में ले रहा हूं तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कूलेंट के रूप में काम कर रहा है। तो जब ये कूलेंट मैं वहां पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो ये क्या काम कर देता है स्टूडेंट्स, जो हीट जनरेट होती है उसको लगातार कम करता रहता है। तो यदि हम कूलेंट ये काम में ले लें तो हम यदि मटेरियल का मेरा रेस्ट्रिक्शन है तो वो उसी तरीके से रहेगी जो मटेरियल के कंसिडरेशन में है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कटिंग स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। फीड के बारे में बात करें, बिल्कुल बेसिक बात है, तो इसको हमने लिखा है कि टूल ट्रेवल्स इनटू द वर्क और वर्क ट्रेवल्स इनटू द टूल विद रेफरेंस टू वन रिवॉल्यूशन ऑफ द टूल और वर्क। ये इस तरीके से है फीड, बिल्कुल चित्र में हमने नीचे यहाँ पर दिखाया है, डेप्थ ऑफ कट को दिखाया है, आफ्टर एंड बिफोर रेडियई, और फीड क्या है लीनियर डायरेक्शन में कितनी वो जो मूवमेंट है टूल का और मेरे जॉब का वो कितना है। ठीक है, तो ये फीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कटिंग स्पीड पे, डेप्थ ऑफ कट पे और पावर ऑफ द मशीन पे। इन सब चीजों पर हमारी फीड भी डिपेंड करती है। तो डेप्थ ऑफ कट के बारे में अगर हम बात करें तो डेप्थ ऑफ कट को किस तरीके से बताया है, इट इज द अमाउंट बाय विच ए टूल और कटर इज इंसर्टेड इनटू द मेटल ड्यूरिंग वन कट। एक कट के ड्यूरेशन के अंदर ही कितना मैंने उसको टूल को जॉब के अंदर इंसर्ट कर दिया है। और दूसरी भाषा में हमने इसको बताया है कि डिफरेंस ऑफ द रेडियस बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द कट। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ कट को हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, और ये फीड जो एफ है इसे हम स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू फीड पर रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्क। तो ये बिल्कुल हमारी बेसिक बातें हैं। ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीन चीज ही कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट, मेरे सारे जो लेथ के कटिंग ऑपरेशंस हैं उनमें यही तीन पैरामीटर्स चलेंगे, और फार्मूला भी यहाँ पर जो है वो एक ही चलेगा। आगे हम देखते हैं चलता रहेगा। तो देखो मशीनिंग टाइम के बारे में हमने पहले बात की थी, तो क्या है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द वर्क पीस और जॉब इज बीइंग चेंज टू डिजायर्ड साइज, शेप और फॉर्म ऑन द मशीन टूल। मशीन टूल के ऊपर वो समय या वो लगने वाला समय जिसमें हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, दैट इज नोन एज ए मशीन टाइम। ये डेफिनेशन को हमने यहाँ पर दोबारा एक बार रिट्रीट किया है, क्योंकि अब हम यहाँ पर इस मशीन टाइम को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा लेथ ऑपरेशन में टर्निंग। बाकी की मशीन्स के बारे में लेटर ऑन हम बात करेंगे लगातार। तो पहला हमारा पार्ट हो गया टर्निंग। टर्निंग क्या है, हमारा मेटल रिमूवल का प्रोसेस है जहां पर जॉब जो है वो लगातार रोटेट होता रहता है और टूल का मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी है, लेटरल डायरेक्शन में भी है। अगर हम आसान भाषा के अंदर समझें तो जॉब के परपेंडिकुलर भी है और जॉब के पैरेलल भी है। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया एस, कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। अब देखो स्टूडेंट से ध्यान रखने की बात है कि कटिंग स्पीड चल रही है मीटर पर मिनट में, डायमीटर ऑफ द जॉब चल रहा है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में भी चल रहा है और मीटर में भी चल रहा है। एक ही फार्मूले में हमारे दोनों तरीके के पैरामीटर्स
चल रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो फार्मूला आगे आने वाला है उसमें हमें एक 100 की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर हम डायमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? एन रिवॉल्यूशन ऑफ टूल या जॉब पर मिनट में जनरली हम इसको लिखते हैं आरपीएम जो बोलते हैं एन। आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, और यहाँ पर हमने एफ को लिख दिया कैपिटल, फीड को लिख दिया है कैपिटल एफ से, दैट इज फीड पर रिवॉल्यूशन। तो हमारा जो फार्मूला पहले लिखा था हमने एस का, सेम फार्मूला हम यहाँ पर काम पे ले रहे हैं, एस इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 100, और यूनिट हमारी हो गई मीटर पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो अब फीड पर मिनट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फीड पर रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं कि हमें टाइम टेकन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फीड पर मिनट को हमने कैलकुलेट कर दिया। पर मिनट किस तरीके से आएगा, पहले रिवॉल्यूशन कैलकुलेट कर लूं, वो दिया हुआ है मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, और उसे मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी फीड पर, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे एफ मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है, तो टाइम टेकन टू टर्न एल मीटर लेंथ, एल मीटर लेंथ के लिए कितना समय लगेगा, तो एल अपॉन फीड पर मिनट, ये फार्मूला बन जाएगा मेरा स्टैंडर्ड। तो एल और फीड पर मिनट को ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, फीड पर मिनट की जगह मैं चेंज करके लिख दूंगा फीड पर रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई आरपीएम। तो ये जो मेरा फार्मूला है वो क्या बन गया, एल अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एन। ये यहाँ पर आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ये आरपीएम हमारे बन गए एन रिवॉल्यूशन, जो ऊपर हमने एन मान रखा है, और बाकी डेटा यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ध्यान देने की बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा मशीनिंग टाइम का जो लेसन है, इस तरीके की यूनिट बनी हुई है आपके सिलेबस में कि ये 17.5 नंबर का एक सवाल पूरा का पूरा जनरेट करती है। जनरली एक बड़ा न्यूमेरिकल होता है 17.5 नंबर का, या कभी कभी 12.5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, और 5 नंबर का हमारा कोई थ्योरी का, या 10 नंबर का न्यूमेरिकल हो तो 7.5 नंबर की थ्योरी का एक क्वेश्चन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक बड़ा पेपर है, अब आपके ऑब्जेक्टिव्स और इस तरीके से बनकर क्वेश्चन आएंगे तो इसका वेटेज तो अभी भी उतना ही रहेगा, हो सकता है मार्क्स कुछ कम हो जाए। फेसिंग के बारे में बात करूं मैं, लेथ का जो ऑपरेशन है फेसिंग, इसमें क्या है, जॉब पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जॉब के फेस पर हम मेटल का रिमूवल करते हैं। तो हमने लिखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द जॉब। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा आपको, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द जॉब आपको दिखाई है, और टूल नीचे की तरफ आपको दिखाया है। तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द जॉब के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा टूल जो है वो मूव कर रहा है। तो टाइम का फार्मूला फिर से वही, लेंथ डिवाइड बाय फीड पर रिवॉल्यूशन इनटू आरपीएम। अब यहाँ पर लेंथ का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ द जॉब, क्योंकि जब पूरा का पूरा मेरा जॉब जो है वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते वक्त इसे कंसीडर किस तरीके से किया जाएगा, रेडियस, क्योंकि रेडियस होगी तो डायमीटर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मेरा यहाँ पर टर्न हो जाएगा। फेसिंग के बाद ड्रिलिंग की बात करें हम, तो ड्रिलिंग में क्या है, एक होल प्रोड्यूस करना है हमें, तो उसके लिए ऑपरेशन लगेगा, उसके ऑपरेशन को ड्रिलिंग का है। तो हमने कहा इट इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होल इन एन ऑब्जेक्ट बाय फोर्सिंग अ ड्रिल अगेंस्ट इट। ड्रिल को आपकी जॉब के अंदर फोर्स करना है, स्पीड के साथ हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू ड्रिल अ होल डिपेंड्स अपॉन द कटिंग स्पीड एंड फीड। तो कटिंग स्पीड और फीड दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसमें होता है कुछ होल्स तो हम थ्रू आउट करते हैं, मतलब पूरे के पूरी जॉब की थिकनेस को कवर करते हुए दूसरी साइड से हमारा ड्रिल निकल जाएगा। जबकि कुछ जो है ब्लाइंड होल्स होते हैं, ब्लाइंड होल्स मतलब बॉडी के अंदर जा तो रहा है ड्रिल हमारा, परंतु दूसरी साइड में नहीं निकल रहा है, कुछ दूरी तक जाकर उसे हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग में भी हमारा फार्मूला वन एंड द सेम, वापस से वही कि लेंथ डिवाइड बाय फीट पर रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम। लेकिन फिर से लेंथ को लिखने का तरीका बदल जाएगा। लेंथ कितनी हो जाएगी अब, डेप्थ ऑफ होल टू बी प्रोड्यूस्ड, कि आपको कितनी डेप्थ वहां पर चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा। थ्रेडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं,
थ्रेडिंग भी हमारा लेथ मशीन का ही ऑपरेशन है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल टू प्रोड्यूस अ हेलिक्स और एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कुलर सरफेसेस। ये बात भी बड़ी आसानी से क्लियर हो रही होगी कि इंटरनल थ्रेडिंग भी होती है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी होती है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके की थ्रेडिंग के लिए या दोनों तरीके के ऑपरेशंस के लिए बेसिक पर्पस वही कि हेलिक्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और जितनी लंबाई पर हेलिक्स प्रोड्यूस किया जाएगा वो कंसिडर करते हुए उसमें हम 0.7 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे। 0.7 सेंटीमीटर हमने किसके लिए जोड़ा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, एडिशनल डिस्टेंस फॉर टूल ट्रेवल, क्योंकि जब टूल चालू होता है तो पूरा थ्रेड एंगेज नहीं होता और जब टूल कंप्लीट हो जाता है तो पूरा थ्रेड डिसएंगेज नहीं होता। तो इसलिए ये हमने 0.7 सेंटीमीटर कंसिडर किया है। और नीचे जहां पर आपके फीड पर रिवॉल्यूशन आ रहा था वहां पर पिच और लीड पिक्चर में आ जाएगी और उसको आपको आरपीएम एज यूजुअल जो हमारा फार्मूला था वो आपको कंसीडर करना है। और टाइम आ गया मिनट पर कट। मिनट पर कट से क्या मतलब हो गया यहाँ पर, क्योंकि जब आप लोग थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं तो एक कट के अंदर आपका पूरा थ्रेड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा का सारा हमारा थ्रेडिंग का कंसिडरेशन रहेगा। अब हमने यहाँ पर फार्मूले में चेंज कर दिया है, पिच और लीड काम में ले लिया है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा, डबल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड होगा, तो उसके लिए पिच और लीड का फार्मूला हमने यहाँ पर नीचे फिर से एक्सप्रेस किया है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए पिच कितना हो जाएगा 1 थ्रेड पर सेंटीमीटर और मल्टी स्टार्ट थ्रेड के लिए जाएगा नंबर ऑफ स्टार्ट डिवाइड बाय थ्रेड पर सेंटीमीटर। तो ये आपको सारी की सारी चीजें कंसिडर करनी है। यहाँ पर हमने पीछे बात की कि आपको नंबर ऑफ कट्स बढ़ाने पड़ेंगे। किस लिए बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि एक बार जब आप थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं तो एक कट के अंदर पूरा का पूरा थ्रेड प्रोड्यूस नहीं होता, तो आपको सेवरल कट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मल्टीपल कट्स लगाते हैं तो मल्टीपल कट्स के लिए टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक कट का समय निकाल दूं, मैं उसे नंबर ऑफ कट से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल आसान बात है। या हर बार कट के लिए मैं समय निकालूं और आखिर में उन्हें जोड़ दूं। तो इस दोनों तरीके से ये काम किया जा सकता है, बट बेसिक और सबसे आसान तरीका क्या है? एक कट में लगने वाला समय निकाल दिया जाए और उसे नंबर ऑफ कट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो दो तरीके के सिस्टम हम इसके लिए काम में लेते हैं। पहला सिस्टम वो क्या कहता है, नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे 25 इंटू पिच फॉर एक्सटर्नल थ्रेड और 32 इंटू पिच फॉर इंटरनल थ्रेड। दोनों तरीके के थ्रेड्स हो सकते हैं। तो उसके लिए पिच आपको मालूम हो तो ये 25 से गुणा हो जाएगा और 32 से गुणा हो जाएगा। ये जो हमारा पहला सिस्टम है ये जनरली हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम में नहीं लेते, हम सेकंड सिस्टम को काम में लेते हैं, जहां पर हमने क्या क्या रखा है कि आपको मटेरियल मालूम है, कौन से मटेरियल के ऊपर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस मटेरियल के लिए नंबर ऑफ कट्स जो है वो फिक्स कर दिए गए पहले ही कि इतने कट होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो थ्रेड की डेप्थ होगी वो डिवाइड कर ली जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम हो तो 4, ब्रास हो तो 3, कॉपर हो तो 5, कास्ट आयरन हो तो 6 और माइल्ड स्टील हो तो 7। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला वहां पर बन जाता है। तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ कट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर कट के लिए समय निकाल देते हैं और उसे नंबर ऑफ कट से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे